हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं राजेश यादव आपका फिर एक बार यूसीआई कराला लाइव में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लासेस साइंस की लगातार चल रही हैं, तो आज हम एक नई क्लास के साथ आपके सामने हैं। तो साइंस ब्रांच में आप पढ़ेंगे यहाँ पर कि ब्रांच ऑफ साइंस, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जितनी भी ब्रांचेज होती हैं उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग यहाँ पर आज करने वाले हैं। तो आपको देख रहा होगा कि ब्रांचेज ऑफ साइंस, ये जितनी भी साइंस की ब्रांचेज है उससे एक या दो सवाल जो है डायरेक्ट आते हैं, या तो मैचिंग करने के लिए आता है कि लिस्ट वन लिस्ट टू दे दिया जाता है, उसको मिलान करने के लिए आता है। तो बेसिक जानकारी, बेसिक आइडिया के लिए इसको आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। जैसे पहले अगर मैं बात करूं कि जीवों के बारे में पढ़ने को क्या कहा जाता है, तो वो है बायोलॉजी। उसी तरीके से हमें यहाँ पर इस चीजों को देखना पड़ेगा, ठीक है। लॉजी जो शब्द आ जाता है, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना होता है, स्टडी करना होता है। और अगर इसी में हम लास्ट में लॉजिस्ट शब्द लगा दें, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें सारे में लॉजी लगा हुआ है, नीचे से लेकर ऊपर तक सब में लॉजी लगा हुआ है, तो लॉजी का मतलब हो गया अध्ययन। और अगर इसी में लॉजिस्ट लगा देंगे हम, तो वो क्या हो जाएगा, वो स्पेशलिस्ट हो जाएगा, मतलब उसका विशेषज्ञ हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी ब्रांच का एक्सपर्ट होता है, तो उसके लास्ट में क्या लगा देते हैं, लॉजिस्ट लगा देते हैं। जैसे अगर हम बोले बायोलॉजिस्ट, तो बायोलॉजिस्ट का मतलब होता है जैव वैज्ञानिक। जैव वैज्ञानिक होगा या जीव वैज्ञानिक बोलेंगे, तो लॉजिस्ट लगा देने से स्पेशली लग जाएगा, लॉजी लगा देने से क्या हो जाएगा, अध्ययन लगा देंगे। लेकिन अगर इसी में एक शब्द हम जोड़ दें जिसको बोलते हैं यहाँ पर आइटिस, अगर जोड़ देंगे यहाँ पर, तो आइटिस का मतलब हो जाता है इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो इस बात को हमें ध्यान देना है। इन्हीं में अगर हम क्या लगा दें, आइटिस लगा देंगे लास्ट में, तो वो हो जाएगा इन्फेक्शन या संक्रमण शब्द जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। संक्रमण का मतलब क्या होता है, बीमारी हो जाती है, तो इसे इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं, इन्फ्लामेशन भी बोल सकते हैं हम। तो इसको ध्यान से देखना है आपको। यही दो तीन शब्द यहाँ पर जोड़ने होते हैं इधर उधर करके, और बहुत सारे शब्द, बहुत सारी ब्रांचेज हमारे तैयार हो जाती हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे क्या लिखा है, स्टडी ऑफ ब्लड, रक्त के बारे में पढ़ना, रुधिर के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी कहलाता है, जिसे हम रक्त विज्ञान कहते हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो रक्त या ब्लड का स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट है, तो उसे क्या बोलेंगे, हिमेटोलॉजिस्ट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, हिमेटोलॉजिस्ट। तो हिमेटोलॉजी क्या हो गई, ब्रांच हो गई, और हिमेटोलॉजिस्ट क्या हो गया, उसका एक्सपर्ट होगा। कोई व्यक्ति है जो ब्लड का एक्सपर्ट है, तो उसको बोलते हैं हिमेटोलॉजिस्ट, मतलब ब्लड का विशेषज्ञ। दूसरी बात करते हैं स्टडी ऑफ लीवर। लीवर को क्या बोलते हैं हम, यकृत बोलते हैं। यकृत के बारे में स्टडी करना या लीवर के बारे में स्टडी करना, वो क्या कहलाता है, हेपेटोलॉजी कहलाता है। अगर कोई ऐसा डॉक्टर है जो लीवर का, ठीक है, देखें, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो लीवर का एक्सपर्ट है, तो उसे क्या बोलेंगे, हेपेटोलॉजिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, हेपेटोलॉजिस्ट बोलेंगे। इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ना, लॉजिस्ट शब्द यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। और अगर कोई बीमारी हो जाए लीवर में, तो उसे क्या बोलेंगे, हेपेटाइटिस। देखें, शब्द बार बार आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो हेपेटाइटिस का मीनिंग क्या होता है, हेपेटाइटिस का मीनिंग होता है लीवर में इन्फेक्शन। तो लीवर में इन्फेक्शन को हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। अब इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में पीलिया भी बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसे जॉन्डिस भी बोलते हैं। तो जॉन्डिस बोलिए आप, पीलिया बोलिए, हेपेटाइटिस बोलिए, सब क्या है, एक ही शब्द है। वो कहाँ इन्फेक्शन हो रहा है, लीवर में हो रहा है, यकृत में हो रहा है, ठीक है। तो एक शब्द से हम कई सारी चीजें बना देते हैं। लास्ट में हमने यहाँ क्या जोड़ दिया, आइटिस जोड़ दिया। तो आइटिस जोड़ देने से क्या हो जाएगा बेटा, ये इन्फेक्शन हो जाएगा या इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लॉजी लगा हुआ है तो उसका अध्ययन हो गया, यहाँ लॉजिस्ट हो गया तो उसका वो डॉक्टर स्पेशलिस्ट हो गया। अगर उसी में आइटिस हमने जोड़ दिया उसके आखिरी में, तो वो बीमारी हो गई। तो अगर हमसे पूछता है कि हेपेटाइटिस शरीर में कहाँ होता है, तो हमारा जवाब होगा कि हेपेटाइटिस लीवर में होता है।
या पीलिया शरीर के किस अंग में होता है, तो वो लीवर में होता है। जॉन्डिस कहाँ होता है, तो वो भी कहाँ होता है, लीवर में होता है। ठीक है, अब किसकी वजह से होता है ये, तो ये वायरल भी होता है, वायरस से होता है। हेपेटाइटिस ए बी सी टाइप का होता है, वायरस इन्फेक्शन होता है। तो इसमें इन्फेक्टेड फूड या पोल्यूटेड पोल्यूटेड फूड, खाना और वाटर, प्रदूषित जल और भोजन करने से ये हेपेटाइटिस बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो खाने में अगर कोई गड़बड़ी है, खाना ठीक से क्वालिटी नहीं है, अच्छा नहीं है, तो ये बीमारी हो जाती है। ठीक है, चलते हैं हम अगली बात पर। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो इस तरीके से एक शब्द से हम बहुत सारे शब्द बना लेते हैं और हमारा ये काम हो जाता है, हमें ये चीज समझ में आ जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे वाले। तीसरा हमारा क्या है, ये तीसरा हमारा है स्टडी ऑफ फंजाई। फंजाई को हम क्या बोलते हैं, फफूंदी भी बोलते हैं इसको, फफूंदी भी बोलते हैं इसको, इसको कवक भी बोलते हैं, इसके कई सारे नाम हैं। इसको हम छत्रक भी बोलते हैं। तो फफूंदी ज्यादा फेमस नाम है, बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होता है। तो फफूंदी के बारे में पढ़ना लिखना समझना क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। और इसके डॉक्टर को क्या, स्पेशलिस्ट को क्या बोलेंगे, माइकोलॉजिस्ट बोलेंगे। तो कोई फंगस का एक्सपर्ट है, जानकार है, किसी ने उस पर रिसर्च किया है, तो हो जाएगा माइकोलॉजिस्ट। अब देखो, माइकोलॉजी कोई शरीर का अंग नहीं है, इसलिए यहाँ पर आईटी शब्द लगाना ठीक नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आईटी शब्द नहीं जुड़ेगा। ठीक है, स्टडी ऑफ एल्गी। एल्गी को हम क्या बोलते हैं, एल्गी को बोलते हैं शैवाल बोलते हैं। शैवाल, जिसको सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं। ठीक है, काई हरे रंग का होता है, आपको हरे रंग का भी होता है और नीले रंग का भी होता है और लाल रंग का भी होता है। तो नीले हरे शैवाल, कई तरीके के शैवाल होते हैं, कई तरीके की काई होती है। तो उसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी जो है स्टडी ऑफ एल्गी। और यहाँ पर देखेंगे इसके एक्सपर्ट को क्या बोलेंगे, कोई व्यक्ति है जो इसका बहुत बड़ा जानकार है, एक्सपर्ट है, तो उसको फाइकोलॉजिस्ट बोलेंगे, शैवाल विशेषज्ञ या। ठीक है, तो हम अगली बात करते हैं। हमारा जो है स्टडी ऑफ वायरस। वायरस को क्या बोलते हैं हम, विषाणु बोलते हैं। हाँ ठीक तो अगर हम इसमें साइकोलॉजिस्ट बोलेंगे, साइकोलॉजी तो मनोविज्ञान हो जाएगा, जो मस्तिष्क के स्थितियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट। PSCHY ओ, साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी होता है, साइकोलॉजी मतलब होता है मनोविज्ञान। देखते हैं ना, कुछ लोग होते हैं साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो यहाँ पर IST लगा देंगे तो साइकोलॉजिस्ट हो जाएगा, इसको बोलेंगे मनोवैज्ञानिक। तो साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं। तो मनोवैज्ञानिक अलग है, ये साइकोलॉजी अलग है, तो आप थोड़ा इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ये अलग अलग होता है। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले तरफ। अब हमारा क्या है आगे, वायरस। स्टडी ऑफ वायरस। वायरस को क्या बोलते हैं हम, विषाणु बोलते हैं। तो पहले हमें यह समझना है कि विषाणु न जिंदा होता है न मरा हुआ होता है, कभी वो जिंदा हो जाता है, कभी वो मरा हो जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिंक लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब ये कभी जिंदा भी रहता है और कभी जिंदा भी हो जाता है, कभी मृत भी हो जाता है। नॉन लिविंग एंड लिविंग, नॉन लिविंग एंड लिविंग। ठीक है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। जब ये हमारे शरीर के किसी कोशिका में इंफेक्शन कर देता है तो ये सजीव हो जाता है वायरस। ठीक है, और जब ये जमीन में, कहीं मिट्टी में, सॉइल में, पानी में, कहीं और बाहर पड़ा रहता है तो वो निर्जीव रहता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो वायरस क्या होता है, जिंदा होता है कि मरा हुआ होता है, जवाब देना है हमें। तो वायरस न जिंदा होता है न मरा होता है, दोनों के बीच क्या होता है, लिंक होता है। कभी लिविंग भी रहता है, कभी नॉन लिविंग रहता है। तो नॉन लिविंग को क्या बोलेंगे, निर्जीव, और लिविंग को क्या बोलेंगे, सजीव बोलेंगे। ठीक है, इस बात को आपको समझना है।
ठीक है। वायरस का अगर कोई विशेषज्ञ है तो उसे क्या बोलेंगे? वायरोलॉजिस्ट। वायरोलॉजिस्ट। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि कोई एक बीमारी का नाम बताइए जो वायरस से होती है। तो वायरस से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, रेबीज हो गया, पोलियो हो गया, एड्स हो गया। ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो वायरस से होती हैं या विषाणु से होती हैं। ठीक है, चले तो वायरस के विशेषज्ञ को क्या बोलते हैं? वायरोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब ये कोई शरीर का अंग नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम आइटिस शब्द नहीं जोड़ सकते हैं, केवल लोजे और लॉजिस्ट ही जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो वायरस क्या होते हैं एक बार फिर बताइए? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं, कभी सजीव रहते हैं कभी निर्जीव रहते हैं, इस बात को हमें ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, स्टडी ऑफ किडनी। किडनी को हम क्या बोलते हैं? किडनी नॉर्मल किडनी बोलते हैं, वैसे क्या बोलते हैं इसको? साइंस में क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन क्या होती है? किडनी की सबसे बेसिक यूनिट होती है। किडनी जिन चीजों से मिलकर बना होता है उसे नेफ्रॉन कहते हैं। तो किडनी की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। सबसे बेसिक यूनिट, सबसे बेसिक यूनिट को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ किडनी। ठीक, ये पूरा जाल की तरह संरचना होती है। और किडनी की संख्या कितनी होती है? दो होती है, एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। किडनी के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? किडनी के डॉक्टर को हम बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट। तो अगर अस्पताल जाते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो किडनी का डॉक्टर है, तो उसे क्या बोलेंगे? नेफ्रोलॉजिस्ट बोलेंगे। यही एक शब्द आता है यूरोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट अलग होता है, यूरोलॉजिस्ट जो होता है यूरिन का डॉक्टर होता है। ठीक है, तो अगर किडनी में, किडनी देखो कोई अंग है, आप ध्यान रखें, किडनी क्या है? शरीर का एक अंग है, पार्ट है। तो यहाँ इन्फेक्शन हो जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे? नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? नेफ्राइटिस। किडनी में संक्रमण, किडनी में संक्रमण को क्या बोलेंगे हम? संक्रमण को क्या बोलेंगे? नेफ्राइटिस बोलेंगे। ठीक, किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट। यही दूसरा आ जाता है यूरोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट कौन होता है? जो यूरिन का डॉक्टर होता है। ध्यान से समझना है बात को। नेफ्रोलॉजिस्ट अलग है, ये आपका अलग है। यही आप दूसरी ब्रांच लिख लीजिए इसी के साथ में, यूरोलॉजी। यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यूरिन का या मूत्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक, इसके डॉक्टर को क्या बोलते हैं हम? यूरोलॉजिस्ट बोल देते हैं, यूरोलॉजिस्ट। ठीक, मूत्र रोग विशेषज्ञ। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा स्टडी ऑफ कैंसर, तो उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। और इसके डॉक्टर को क्या बोलेंगे? हाँ, ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट बोलेंगे। ये बात हमें समझ में है। ठीक है, अब है हमारा स्टडी ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स को बोलते हैं ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड का जो अध्ययन किया जाता है, ब्रह्मांड का जो अध्ययन करते हैं वो क्या होता है बेटा? कॉस्मोलॉजी। इसके एक्सपर्ट को क्या बोलेंगे? कॉस्मोलॉजिस्ट। ब्रह्मांड का जो विशेषज्ञ होता है। ठीक, अगला है हमारा स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फलों का अध्ययन करना। फलों के अध्ययन को बोलते हैं पामोलॉजी, फल विज्ञान या फ्रूट साइंस बोलते हैं इसको। इसके स्पष्ट क्या बोलेंगे? पोमोलॉजिस्ट। कोई ऐसा साइंटिस्ट जो फल के बीज क्या करता है? रिसर्च करता है या नए नए फलों का निर्माण करता है रिसर्च विधि द्वारा, तो उसे हम पोमोलॉजिस्ट कहते हैं। स्टडी ऑफ बर्ड। बर्ड मतलब क्या हो गया? पक्षी हो गया, चिड़िया। चिड़ियों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। और इसके एक्सपर्ट को क्या बोलेंगे? ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑर्निथोलॉजिस्ट, पक्षी का विशेषज्ञ। और हमारे यहाँ एक सबसे महान पक्षी विशेषज्ञ हुए हैं, उनका नाम है डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बर्ड्स बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा जो है बर्ड्स के बारे में स्टडी किया है,
रिसर्च किया है, अध्ययन किया है, इसलिए इनको हम सलीम अली बोलते हैं, फादर ऑफ बर्ड्स। ठीक। स्टडी ऑफ बोन, हड्डियों के बारे में अध्ययन कर। हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? लगभग 206 हड्डियां होती हैं वयस्क में। लेकिन जो बच्चे होते हैं, बच्चों के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो लगभग 300 हड्डियां होती हैं। ठीक है। कुछ बड़े होने पर कुछ हड्डियां क्या होती हैं? फ्यूज हो जाती हैं और उनकी संख्या कम हो जाती है, जुड़ जाती है, तो इसलिए हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। तो ये ऑस्टियोलॉजी है, लेकिन इसके विशेषज्ञ को ऑस्टियोलॉजिस्ट कहेंगे, लेकिन इसके डॉक्टर को क्या कहेंगे? इसका डॉक्टर होता है आर्थोपेडिक्स। आपने सुना होगा हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं आर्थोपेडिक्स। आर्थोपेडिक्स हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ। हड्डी एवं, हॉस्पिटल जाते हैं, कोई ऐसा डॉक्टर है जो हड्डियों का डॉक्टर है, तो उसे क्या बोलते हैं? हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ। जोड़ रोग विशेषज्ञ को बोलते हैं आर्थोपेडिक्स। ठीक है। चल अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ एक्स, एक्स मतलब अंडे, अंडों के बारे में एक अलग ब्रांच है, तो स्टडी है तो उसको बोलते हैं ऊलॉजी बोलते हैं। ठीक है। अब स्टडी ऑफ ड्रीम, ओनिरोलॉजी। स्टडी ऑफ ड्रीम मतलब जो हम सपने देखते हैं रात में, उसको बोलते हैं स्टडी ऑफ हेयर्स, मतलब बालों का अध्ययन को बोलते हैं ट्राइकोलॉजी। TRICHO, ट्राइकोलॉजी। ट्राइकोलॉजी जो होता है, बालों का अध्ययन होता है। ठीक है। आंख का अध्ययन को क्या बोलते हैं? आंख का अध्ययन जो है, ये आई हो गया, आंखों के अध्ययन को बोलते हैं हम ऑफ्थेल्मोलॉजी। और इसके डॉक्टर को क्या बोलते हैं? ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है। समझ में आ रहा होगा सबको, बहुत साधारण सीधे तरीके से इसको हम बात कर रहे हैं। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, थैलमोलॉजिस्ट। ठीक है। सारे लोगों की बात क्लियर हो रही होगी। आप अपनी कॉपी में, नोट में इसको लिखते चले, एक दो बार पढ़ेंगे, फिर आपको ये मिलाने में, मैच करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो इतनी जनरल बातें हो गई। मैं एक कुछ ब्रांचेज और लिख देता हूं, जिससे आपको क्या है ना, और भी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है। जैसे कॉन्ड्रियोलॉजी, अगर लिखा है कॉन्ड्रियोलॉजी, तो कॉन्ड्रियोलॉजी का मतलब हो गया जितने भी ब्रांचेज होंगे यहाँ पर सारी खत्म हो जाएंगे। कॉन्ड्रियोलॉजी होता है कार्टिलेज के बारे में पढ़ना। हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग है जहां पर हड्डियां नहीं है, हड्डियां नहीं है, इसलिए उनको हम कार्टिलेज बोलते हैं। और ऐसे हड्डियों वाले संरचना को सॉफ्ट बोन भी कहते हैं। कार्टिलेज, या इनको बोलते हैं उपास्थि, मतलब ये मुलायम होते हैं, लचीले होते हैं। ठीक है। इस बात को समझना, जैसे हमारा एक कान है, बाहरी कान है, ये कान है, एक कर्णपल्लो है, बाहर का जो हिस्सा होता है कर्णपल्लो है, तो ये भी कार्टिलेज का बना है। ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा? नोज, नाक है, नाक का ये जो आगे वाला हिस्सा होता है, ये भी कार्टिलेज का बना है। तीसरा ये है हमारा ट्रैकिया, ट्रैकिया जो सांस की नली होती है, सांस की नली होती है, ये जो हिस्सा होता है, यहाँ पर भी हड्डी नहीं होती है, इस हिस्से में भी सॉफ्ट बोन होती है। उसी सॉफ्ट या मुलायम हड्डी को हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। इसको बोलते हैं श्वास नली। ठीक है। क्या बोलते हैं? श्वास नली बोलते हैं। ठीक है। एक दो ब्रांचेस की और बात करते हैं। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी हो गया आपका क्या है? हार्ट के बारे में स्टडी हो गया, हमारा हृदय। और इसके डॉक्टर को क्या बोलेंगे, जरा लिख के बताएंगे आप लोग। इसके डॉक्टर को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्डियोलॉजिस्ट। और हार्ट में इंफेक्शन हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? आप लोग लिख के बताएं। हार्ट में अगर इंफेक्शन हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डाइटिस बोलते हैं। कार्डाइटिस का मतलब होता है हृदय में समस्या या हृदय में संक्रमण। कोई दिक्कत आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं कार्डाइटिस।
ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे और भी ब्रांचेज हैं, जैसे न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी होता है, न्यूरोलॉजी इस लिस्ट में नहीं है। न्यूरोलॉजी जो होता है, किसका अध्ययन किया जाता है यहाँ पर? न्यूरॉन्स का अध्ययन किया जाता है। तंत्रिकाएं जो हमारे शरीर में पूरा जाल जैसा बिछा हुआ है, पूरा जैसे बिजली का तार होता है, खंभे पर लिखता होता है, आप देखते होंगे उसमें टेलीफोन का भी तार है, टीवी का भी तार है, फोन का बहुत सारा तार है, बिजली का भी तार होता है, बहुत सारे तार आपस में उलझे होते हैं किसी खंभे में। उसी तरीके से हमारा न्यूरॉन्स होता है, बिल्कुल नेटवर्क होता है, जाल जैसा होता है। इसको हम तंत्रिकाएं बोलते हैं, तंत्रिकाएं। तो इनके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी बोलते हैं। इसी में हमारा आ जाता है ब्रेन, आ जाता है। क्या आ जाता है? क्योंकि ब्रेन क्या है, इसके अंदर होता है। तो ब्रेन, और इसके डॉक्टर को क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। तो जो ब्रेन का डॉक्टर होता है उसको हम न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। फिर है हमारा सिफेलोलॉजी। सिफेलोलॉजी, सिफेलोलॉजी क्या होता है? सिफेलोलॉजी जो होता है, सिर के बारे में अध्ययन किया जाता है। सिर मतलब ये जो पूरा खोपड़ी है हमारी, इसको हम बोलते हैं सिफेलस। तो हेड, हेड के अंदर क्या मिलता है? ब्रेन मिलता है। ब्रेन कहाँ होता है? हेड के अंदर होता है। फिर हेड के अंदर बहुत सारे वायर हैं, केबल टाइप के स्ट्रक्चर हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। तो हमारी ये जो खोपड़ी है, पूरा स्ट्रक्चर, वो क्या कहलाता है? सिफेलस कहलाता है, हेड कहलाता है। उसके अंदर जो ब्रेन होता है उसको हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, और वो ब्रेन कहलाता है। तो ये इस तरीके से हमारा ये सिर भी हो गया और ब्रेन भी हो गया। जो इसी का जो हार्ड वाला पार्ट है, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्कल बोलते हैं, खोपड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो खोपड़ी का अध्ययन भी इसी में आ जाता है, सिफेलोलॉजी। ठीक है, चले अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले हमारी ब्रांच है मायोलॉजी। मायोलॉजी, मायोलॉजी क्या होता है? मायो मतलब मसल्स, लॉजी मतलब स्टडी। तो ये जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? मसल्स या मांसपेशी, मांसपेशी। तो ये आपका क्या हो गया? मायोलॉजी हो गया। ठीक, अब आता है हमारा फेफड़ा। फेफड़े को क्या बोलते हैं हम? पल्मोलॉजी, पल्मोलॉजी। ठीक है, पल्मोनरी डिपार्टमेंट होता है, जैसे डॉक्टर होते हैं ना कुछ ऐसे सांस रोग विशेषज्ञ होते हैं, चेस्ट के डॉक्टर होते हैं। तो जो फेफड़े का डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं पल्मोलॉजिस्ट, या डिपार्टमेंट को बोलते हैं पल्मोनरी डिपार्टमेंट। इसमें लिखा रहता है ना, रेस्पिरेटरी एंड पल्मोनरी डिपार्टमेंट। तो पल्मोनरी का मीनिंग हो गया पल्मोनरी डिपार्टमेंट होता है एक, तो उसको बोलते हैं श्वास रोग विभाग, या फुफ्फुस विभाग, या फेफड़ा विभाग बोलते हैं। क्योंकि इसमें बीमारी किसका होता है? फेफड़ा विभाग, सांस एवं फेफड़ा, रेस्पिरेटरी एंड पल्मोनरी। तो इस तरीके से इतनी सारी ब्रांचेज हम लोगों ने अपने शरीर में देख लिया कि हमारे शरीर में कौन कौन से चीजें होती हैं। ठीक है, अब हम कुछ और ब्रांचेस की बात करने चल रहे हैं। ठीक है, तो कुछ और ब्रांचेस की बात कर लेते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं लैक्टोमीटर, कुछ डिवाइस होते हैं, उस डिवाइस को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है वो देखते हैं। आपने सुना है ना लैक्टोमीटर, तो लैक्टोमीटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? लैक्टोमीटर का इस्तेमाल प्योरिटी ऑफ मिल्क, प्योरिटी ऑफ मिल्क, दूध की शुद्धता पता करने के लिए इस्तेमाल किया। जैसे दूध में पानी मिला दिया गया, दूध में और कोई चीज मिला दिया गया, तो दूध की शुद्धता नापने के लिए हम कौन सा उपकरण इस्तेमाल करते हैं? तो वो हो गया हमारा लैक्टोमीटर। ठीक है, चलो एक होता है हमारा एस्फिग्मोमैनोमीटर,
स्फिग्मोमैनोमीटर। तो आप चाहे संख्या में लिख सकते हैं 1 2 3 4 करके, या ऐसे पॉइंट में नोट कर सकते हैं। ये देखना, इस स्फिग्मोमैनोमीटर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं बेटा? ध्यान से देखो, ये दो शब्दों से मिलकर बिना स्फिग्मो प्लस मैनोमीटर। तो स्फिग्मोमैनोमीटर हमारे शरीर में कहाँ इस्तेमाल होता है? आपने देखा होगा डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, वो ब्लड प्रेशर की मशीन होती है, उसको लपेट देते हैं और फिर उससे क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर नापते हैं। तो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए, रक्तदाब नापने के लिए हम करते हैं स्फिग्मोमीटर। ठीक है, ठीक। और हम देखते हैं हाइग्रोमीटर। हाइग्रो मतलब क्या होता है? नमी होता है, ध्यान समझना है। हाइग्रो मतलब क्या होता है? मॉइस्चर है, नमी है। तो आपके आसपास अगर नमी का अगर नापन किया जाए कि नमी कैसे नापी जाती है वायुमंडल में, सुबह के समय, दोपहर के समय, शाम के समय, तो नमी नापने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं, तो हाइग्रोमीटर, जिसको हम बोलते हैं आर्द्रता नापने के लिए। क्या बोलते हैं बेटा? आर्द्रता। या आप लिख सकते हैं ह्यूमिडिटी नापने के लिए हम क्या करते हैं? हाइग्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो। एक होता है हमारा एनीमोमीटर क्या इस्तेमाल करते हैं? चलो मैं लिख देता हूं यहां पर। ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 हो गया। इससे पता चल जाएगा कि हमने कितना लिख लिया है। 4 नंबर, 4 नंबर। तो एनीमो हवा की जो गति होती है उसको नापने के लिए हम क्या नापते हैं? एनीमोमीटर। वायु की गति नापते हैं इससे, वायु की गति, स्पीड ऑफ विंड नापने के लिए एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो इसको हम आगे करते हैं, इसको हटा देते हैं। 5 नंबर, 4 नंबर हो गया, हम लिखते हैं 5वां नंबर, फैदोमीटर नापने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? इसको फैदो बोलते हैं। गहराई नापने के लिए होता है ये, गहराई। तो डेप्थ ऑफ वाटर बॉडीज, कोई तालाब है, कोई कुआं है, कुछ भी है, समुद्र है, नदी है, उसकी गहराई नापने के लिए डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी, यहां लिख दीजिए आप गहराई नापने के लिए फैदोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नापने के लिए क्या करते हैं आप? फैदोमीटर। ठीक। हमारे घरों में लगा होता है बिजली का रीडिंग नापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? अमीटर का इस्तेमाल होता है। तो अमीटर से क्या नापते हैं? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। या आप लोग इसको लिखते रहिएगा, लिखेंगे ना 1 2 बार तो फिर मिलाने में, वहां मैचिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 2 से 3 सवाल मिलाने में आते हैं। विद्युत धारा नापने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं अमीटर। 7 नंबर है गैल्वेनोमीटर। इससे क्या नापते हैं? विभवांतर नापते हैं कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो विभवांतर बोलते हैं इसको हिंदी में, विभवांतर नापने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, आगे लिखते हैं आप सीज्मोमीटर। सीज्मो मतलब क्या होता है? अर्थक्वेक होता है, भूकंप की जो तीव्रता है, उसकी जो तरंगे आती हैं, तो भूकंप की तीव्रता नापने के लिए क्या ना लेते हैं? सीज्मोमीटर। ठीक। 9 नंबर आता है हमारा। अब देख लो आप, इसमें एक हाइड्रो होता है, एक हाइग्रो होता है। ठीक है, तो एक होता है फैदो, गहराई नापने के लिए,
ऊंचाई नापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? अल्टीमीटर। किसका इस्तेमाल करते हैं? अल्टीमीटर। अल्टीमीटर। तो इससे क्या नापते हैं? ऊंचाई नापते हैं, ऊंचाई नापने के लिए। ठीक है, ऊंचाई नापने के लिए जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक मिनट। ठीक है, चल अब आगे हम इस्तेमाल करते हैं, आगे ले लेते हैं बैरोमीटर। कौन सा नंबर था ये हमारा? 9 नंबर, 10 नंबर। बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या नापते हैं? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापते हैं, वायुमंडलीय दाब नापते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब नापते हैं बैरोमीटर से। ठीक है, 11 नंबर आते हैं आप। लेक्टोमीटर हो ही गया हमारा, ये सब हो गया इसमें सारा। तो मैनोमीटर किससे नापते हैं? मैनोमीटर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? मैनोमीटर नापने के लिए प्रेशर डिफरेंस, दाबांतर नापते हैं। दाबांतर, दो जगहों का दाब नापने के लिए उसमें जो डिफरेंस होता है उसको हम दाबांतर बोलते हैं, दाब का अंतर बोलते हैं। ठीक है, और हमारे बॉडी में और भी कुछ ऐसे यंत्र हैं जो ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें और चीज हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर नापते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम पोटेंशियोमीटर नापते हैं। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर मीटर नहीं लगता है, लेकिन उसको हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्रायोमीटर। क्रायोमीटर, क्रायोमीटर वर्ड कहाँ से आया? क्रायो मतलब होता है लो टेम्परेचर, निम्न तापमान होता है। ठीक है, जैसे थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर क्या होता है? ताप नापने के लिए होता है। तो क्रायोमीटर क्या होता है? लो टेम्परेचर नापने के लिए होता है, निम्न ताप नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। निम्न ताप नापने के लिए। निम्न ताप कितना होता है? निम्न ताप होता है 0 डिग्री सेल्सियस से उसके माइनस तक। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर माइनस 110 डिग्री सेल्सियस, माइनस 120 डिग्री सेल्सियस, माइनस 196 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस 196 डिग्री सेल्सियस किसका होता है? लिक्विड नाइट्रोजन का होता है। लिक्विड नाइट्रोजन का होता है, द्रव नाइट्रोजन का होता है। अब द्रव नाइट्रोजन में इतने लो टेम्परेचर में अगर किसी चीज को रखा जाता है तो उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, फफूंदी आदि का जितना भी ग्रोथ होता है, जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती है, सब खत्म हो जाता है, वो एकदम खत्म हो जाते हैं एक तरीके से। तो उसको नापने के लिए हम क्रायोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसकी ब्रांच का नाम क्या है? इसकी ब्रांच का नाम है, इसकी ब्रांच का नाम है क्रायोलॉजी। ये आपको बता देते हैं। यहाँ पर क्रायोमीटर से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर क्रायोलॉजी लिख सकते हैं। इससे कई सारे शब्द बन जाएंगे। क्रायोलॉजी मतलब ऐसी विज्ञान की शाखा जिसमें निम्न ताप का अध्ययन किया जाता है, निम्न ताप का अध्ययन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्रायोलॉजी। ठीक है, अब अगर इससे कोई इंजन बनाया जाता है, कोई डिवाइस बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं। तो इसको हम आगे लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रायोजेनिक इंजन। जो आजकल के सैटेलाइट भेजे जाते हैं वो बहुत ऊंचाई पर भेजे जाते हैं, 36,000 किलोमीटर से ऊपर। तो वहां पर इंजन जो इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन। इसका मतलब इसके अंदर जो ईंधन भरा जाता है, ईंधन जो भरा जाता है वो बहुत वेरे वेरे वेरी वेरी लो टेम्परेचर पर भरा जाता है। ध्यान से बात को समझना है। निम्न ताप पर इसको भरा जाता है ताकि वो ताप कम करने से क्या होता है, वो बिल्कुल पास पास में हो जाता है। तो कम जगह में ज्यादा से ज्यादा ईंधन हम भर लेते हैं। तो क्योंकि हमें बहुत दूर तक जाना होता है, ऊंचाई तक जाना होता है, वहां पर हमें इसको ले जाने में आसानी होती है।
तो जो लो टेम्परेचर पर जो इंजन काम करते हैं, जो ईंधन काम करते हैं, उस इंजन को हम बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन या क्रायोजेनिक इंजन होता है, जो बहुत कम तापमान पर होता है। ठीक है, अब इसी से संबंधित अगर दूसरा शब्द आ जाए क्रायोफाइट। क्रायोफाइट, तो फाइट अगर वर्ड कहीं आ जाता है, फाइट वर्ड कहीं आ जाता है तो उसका मतलब हो जाता है पौधे हो जाता है। तो ऐसे पौधे जो निम्न ताप पर पाए जाते हैं उसको बोलते हैं क्रायोफाइट। तो निम्न ताप, जैसे बर्फ वाला एरिया है, पहाड़ है, हिमालय है, अंटार्कटिका है, अगर वहां कोई वनस्पति पाई जाती है, उसे वनस्पतियां तो वहां बहुत ना के बराबर होती हैं, लेकिन अगर वहां कोई पौधे पाए जाते हैं तो ऐसे पौधों को हम क्रायोफाइट कहते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये वाला क्रायो वाला शब्द आपको समझ में आ जाएगा। तो निम्न ताप के पौधे, तो जैसे एक्समस ट्री होता है ना, एक्समस ट्री होता है, एक्समस ट्री होता है, वो जो है कहाँ होता है, न्यून ताप पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्रायोफाइट हो गया। अब हम और कुछ ब्रांचेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम बात डिवाइस की भी कर रहे हैं, तो उसकी ब्रांचेस की भी बात कर रहे हैं, तो उसमें फिजिक्स भी आ जाएगा, केमिस्ट्री भी आ जाएगा, बायोलॉजी भी आ जाएगा, तीनों ब्रांचेज हो जाएंगे, और भी जो माइन्यूट सूक्ष्म साइंस की ब्रांचेज है वो भी उसी में आ जाएगा। ठीक है, एक और होता है जैसे लिथोफाइट। लिथोफाइट ऐसे पौधे जो चट्टानों पर पाए जाते हैं, चट्टानों पर पाए जाने वाले पौधे, चट्टानों पर पाए जाने वाले पौधे को क्या बोलते हैं हम, लिथोफाइट बोलते हैं, पाए जाने वाले पौधे। आप इसमें कमेंट में बताइए कोई ऐसा पौधा है जो चट्टान पर पाया जाता है। फिर है आपका हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट, हाइड्रो मतलब आपको पता है ये क्या होता है, हाइड्रो मतलब पानी होता है, फाइट मतलब पौधा होता है। तो पानी में पाए जाने वाले पौधे, फाइट मतलब पौधे, हाइड्रो मतलब जल, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, जलीय पौधे बोलते हैं। पानी में पाए जाने वाले पौधे बोलते हैं हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट जलीय पौधे। अब कोई पौधे का नाम बता दीजिए जलीय पौधे का, जैसे क्या है, लोटस, लोटस को बोलते हैं कमल, ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय नेशनल फ्लावर है ये हमारा। इसका नाम क्या है, लोटस हो गया, लिली हो गया, वाटर लिली हो गया, वाटर लिली, कुमुदनी, इसको बोलते हैं हम कुमुदनी, कुमुदनी बोलते हैं। ठीक है, और कोई पौधा है जिसको बोलते हैं हाइड्रिला। हाइड्रिला एक प्रकार का शैवाल होता है। ठीक है, हाइड्रिला एक हाइड्रा जीव होता है, एनिमल में आता है, ये क्या है, हाइड्रिला है, ये भी एक जलीय पौधा है। ठीक है, और एक तो लिख देते हैं स्पाइरोगायरा, ये भी क्या है, एक प्रकार का पौधा है स्पाइरोगायरा, ये भी जलीय पौधा है जिसको हम शैवाल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, शैवाल या एल्गी कहते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो जल में पाए जाते हैं, उनको हम हाइड्रोफाइट बोलते हैं या जलीय पौधे बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम अगले तरफ चलते हैं। कहाँ थे यहाँ पर, 11 नंबर, ये हो गया, 12 हो गया, 13 और 14। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक और पौधे होते हैं 15, मीजोफाइट। मीजोफाइट ऐसे पौधे होते हैं जो न बहुत ज्यादा पानी में पाए जाते हैं, न बहुत ज्यादा रेगिस्तान में पाए जाते हैं, न बहुत ठंडी जगह पाए जाते हैं, न बहुत गर्म जगह पर पाए जाते हैं। जहां का तापमान लगभग ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो, सामान्य तापमान, जैसे हम लोग जिस तापमान में रहते हैं उसमें पाए जाने वाले पौधों को मीजोफाइट बोलते हैं। मध्योदभेद, मध्योदभेद पौधे। ठीक है, मध्योदभेद पौधे बोलते हैं। इसमें कौन कौन से पौधे आ जाएंगे, इसमें आ जाता है आपका आम आ जाता है, आम, महुआ आ जाएगा, बरगद, बरगद, पीपल, अमरूद, सारे पौधे जो है इस रेंज में आ जाते हैं। ठीक है, बाकी जितनी फसलें हैं, जो फसलें आप देख रहे हैं, गेहूं,
गेहूं, सरसों, ठीक है, गेहूं, सरसों, चना, मटर, ये सारे के सारे पौधे जो है मीजोफाइट में आते हैं। और यहाँ पे लिख दीजिए आदि आदि आदि, ठीक है। बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो इस रेंज में पाए जाते हैं, जो यहाँ का तापमान न बहुत कम होता है न बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। फिर एक हमारा ज़ेरोफाइट। ज़ेरोफाइट, देखो ज़ेरो जो वर्ड है, ज़ेरो का मतलब क्या होता है, ड्राई होता है। ड्राई मतलब सूखा होता है। अब फाइट मतलब क्या हो गया, पौधे हो गए। फाइट मतलब क्या हो गया, पौधे हो गए। ध्यान से समझना है आपको, ठीक। फाइट मतलब पौधे। तो जो सूखी जगह पर पाए जाते हैं इनको हम बोलते हैं रेगिस्तानी पौधे। तो रेगिस्तानी पौधे की खास बात क्या होती है आपको पता है, जैसे पौधे कांटेदार होते हैं, इनकी पत्तियां जो है कांटों में बदल जाती हैं, इसमें पत्तियां बहुत छोटे छोटे आकार की होती हैं। झाड़ी नुमा जो पौधे होते हैं वो सब ज़ेरोफाइट होते हैं। तो इनमें एक दो उदाहरण पढ़ते हैं, इनको बोलते हैं मरुदभिद पौधे। मरुदभिद पौधे, आ रहा है समझ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको लिखते रहना है, धीरे धीरे करते रहना है। तो ये हमारा हो गया। इसमें सारे पौधे आ जाएंगे, सारे टाइप के पौधे, सारी ब्रांचेज जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स भी आगे, केमिस्ट्री वाला हम आते हैं आगे। तो मरुदभिद पौधे, तो मरुदभिद पौधे जो है इनको बोलते हैं रेगिस्तानी पौधे। रेगिस्तानी पौधे, तो बता सकते हैं आप रेगिस्तानी पौधे का नाम बता सकते हैं। एक तो आपका आता है कैक्टस। कैक्टस सबसे ज्यादा फेमस है, जिसे हम बोलते हैं नागफनी। नागफनी या कैक्टस बोलते हैं, ठीक। दूसरा बबूल आता है, बबूल भी इसी में आ जाता है। बबूल जिसको बोलते हैं एकेसिया, ठीक है। इसी से कैथा बनाया जाता है, जो पान मसाला गुटखों में खाया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्या है, कुछ ऐसे और भी चीजें हैं, जैसे राडार। राडार का नाम आपने सुना, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, सोनार, ठीक है। तो इसको लिखना बहुत जरूरी है। लेजर, ये आपको हम एक ही जगह आपको दे देते हैं, इसके फुल फॉर्म भी आते हैं। तो राडार का क्या काम है, इसका फुल फॉर्म क्या है, रेडियो डिटेक्शन। आर से क्या हो जाएगा, राडार, रेडियो हो जाएगा। डी से क्या हो जाएगा, डिटेक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो दूर की वस्तु अगर कोई है तो उसको देखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, राडार का इस्तेमाल है। जैसे मान लो कोई सेना में इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है, बाढ़ में इस्तेमाल होता है, सैटेलाइट सिस्टम से होता है। जैसे मान लो कहीं बाढ़ आ गई है तो आप सैटेलाइट से कैसे पता करेंगे कहाँ पानी है, कहाँ जंगल है। अब जितनी फसलें होती हैं, जैसे सरकार करती है कभी कभी कि भाई इतने लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई की गई है, इतने लाख हेक्टेयर में सरसों की बुआई की गई है, तो ये डाटा जो है इसी से निकल के आ जाता है। जंगल, अगर फॉरेस्ट कवर करना है कि पूरे भारत में फॉरेस्ट का एरिया कहाँ कहाँ है, तो हम लोग राडार से ही पता करते हैं। अब कोई किलोमीटर नापने थोड़ी जाता है कि 100-100 किलोमीटर के जंगल होते हैं, उसमें कौन जाएगा उसको नापने के लिए। तो सैटेलाइट सिस्टम से राडार कैप्च करते हैं और पता कर लेते हैं कि इतने सालों में जंगल कितने बढ़ गए, जंगल कितने कट गए, कहाँ पर बाढ़ है, कहाँ पर क्या है, कोई दुश्मन है कहीं छिपा हुआ है, कहीं पर ठिकाना लगा के बैठा, तो भी राडार से हम देख लेते हैं। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम राडार उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है बेटा, राडार का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सोनार। सोनार में एस ओ जो है इसमें लिख जाता है साउंड। एसओ से क्या हो जाएगा, साउंड, साउंड। फिर है एन से हो जाएगा नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, एंड रेंजिंग। समुद्र की गहराई में, पानी की गहराई में जो चीज हमको दिखाई नहीं पड़ रही है उसका पता लगाने के लिए सोनार का इस्तेमाल किया जाए। जैसे कोई पनडुब्बी है, कितनी गहराई पर जा रही है, तो वहां पर हम ध्वनि से, वहां ध्वनि तरंगे भेजते हैं और ध्वनि तरंगे जाके उस वस्तु से टकरा के वापस आते हैं।
तो वहां पर डिवाइस लगा होता है, उपकरण होता है, वो हमको बता देता है कि इसकी गहराई कितनी है। तो पानी की गहराई पता करना हो, समुद्र की गहराई पता करना हो, या कोई वस्तु समुद्र में गिर गई है पता करना हो कि वो कहाँ पर है, तो उसका इस्तेमाल हम सोनार में किया जाता है। तो नेविगेशन मतलब नौवहन, नौवहन होता है, जल के अंदर सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। पानी के अंदर जितने भी घटनाएं होती हैं रिसर्च में किया जाता है, नेवी वाले करते हैं। कोई पनडुब्बी कहाँ है, कितनी दूर है, कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, उसकी सारे हलचल की जानकारी लेने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सोनार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म पता चल गया, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। फिर बात करते हैं हम लेजर की। तो इसका होता है लाइट, लाइट एम्प्लीफिकेशन, इसका भी उपयोग अभी बात करते हैं। लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन, एमिशन ऑफ रेडिएशन, एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हाँ, आपने सुना होगा लेजर से सर्जरी कराते हैं। तो लेजर क्या है, एक तरीके का लाइट सोर्स होता है, एक डिवाइस से क्या करते हैं, लाइट निकलती है, और वो लाइट की तीव्रता इतनी ज्यादा होती है कि जिस डिवाइस पर जहां पर भी उसको डालेंगे वो क्या कर देता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तोड़ने के बाद क्या करता है, वो नष्ट हो जाता है। इस तरीके से लेजर का इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में ज्यादा किया जाता है, चिकित्सा में, कैंसर के इलाज में, या कोई भी पथरी है उसके जो है थेरेपी में, या उसके जो है सर्जरी में किया जाता है। मेडिकल फील्ड में इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा राडार, सोनार और लेजर हो गया। ठीक, अगली बात करते हैं हम आगे, आगे करते हैं यहाँ पर। जैसे आप जानते हैं फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ये सब सुना है आपने, फार्माकोलॉजी होता है। एक है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, और एक है आपका न्यूट्रास्यूटिकल। ये सारे के सारे, ये तो शब्द कई बार पूछा गया है, न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है, न्यूट्रास्यूटिकल। देखो, फार्माकोलॉजी होता है, ड्रग के बारे में पढ़ना होता है, जो ड्रग हमारे होते हैं, तो स्टडी ऑफ ड्रग। ठीक, और फार्मास्यूटिकल क्या है, एक प्रकार का इंडस्ट्री है, तो उसका जो इंडस्ट्री, इंडस्ट्री ऑफ ड्रग। ठीक है, इंडस्ट्री ऑफ ड्रग, दवाओं का उद्योग धंधे में जो इस्तेमाल करते हैं ब्रांच है, वो आपका फार्मास्यूटिकल है, जहां दवाइयां बनाई जाती हैं। न्यूट्रास्यूटिकल जो है आपका क्या है, जैसे न्यूट्रा मतलब क्या हो गया, न्यूट्रिशन हो गया। कोई ऐसे प्रोडक्ट जो हम न्यूट्रिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल। जैसे पैरासीटामोल खाते हैं, तो पैरासीटामोल जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो जाएगा। खांसी का सिरप पीते हैं तो भी किस में आ जाएगा, फार्मास्यूटिकल में आ जाएगा। जुकाम हो गया, किसी कैंसर की कोई दवा खा रहे हैं, कोई भी बीमारी की दवा खा रहे हैं, तो सब फार्मास्यूटिकल में आ जाएगा। लेकिन अगर हम च्यवनप्राश खा रहे हैं, या कोई जो है टॉनिक पी रहे हैं ताकत वाले, या कोई ऐसी चीज जो न्यूट्रिशन के लिए है, पोषण के लिए है, तो वो अगर प्रोडक्ट अगर हम खा रहे हैं तो उसको बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल, या पोषण के लिए बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि च्यवनप्राश कोई बीमारी के लिए तो खाता नहीं है। च्यवनप्राश किस लिए खाते हैं, ताकि आपकी सेहत या आपका न्यूट्रिशन की वैल्यू बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल हम न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये कुछ चीजें हो गई। आप कुछ और हम ब्रांचेस की बात करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, तो ये है बायो और ये क्या है, टेक्नोलॉजी। तो इसको बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी। अगर किसी भी टेक्नोलॉजी को अगर जीवों में ट्रांसफर कर दिया जाए, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जीवों के अंदर कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस कर दिया जाए, तो उसको बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी। अब आपको बताते हैं ऐसा क्यों।
किस फील्ड में किया जाता है? जैसे आप चाहते हैं कि कोई मटर है और मटर का जो दाना है वो छोटा छोटा होता है, और आपको बड़े साइज का मटर अगर आपको प्राप्त करना है तो उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, मटर का जो दाना है, मटर की जो फली है, उसका साइज क्या होगा, बड़ा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बड़ा हो जाएगा, उसका साइज बड़ा हो जाएगा। अब इसके बीच में क्या आ जाएगा, मटर आ जाएगी। इसके बीच में क्या आ जाएगी, ग्रीन कलर की मटर। तो इसकी लंबाई भी बढ़ सकती है, दाने का आकार भी बड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने बायोलॉजी में क्या जोड़ दिया, टेक्नोलॉजी जोड़ दिया। तो टेक्नोलॉजी जोड़ देने से इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। जैसे आलू का साइज बड़ा कर सकते हैं, टमाटर का साइज बड़ा। टमाटर देखते हैं हमारे आसपास दो तरीके के आते हैं, एक देसी टमाटर आता है, एक हाइब्रिड वाला टमाटर आता है। ये जो हाइब्रिड वाले सामान जितने होते हैं उसको बोलते हैं संकर, इसको बोलते हैं संकर प्रजाति। तो संकर प्रजाति जितने भी मार्केट में जो भी चीजें खाने पीने को मिल रही है वो सब हाइब्रिड होते हैं। हाइब्रिड वाली चीजें तैयार कैसी की जाती है, बायोटेक्नोलॉजी से तैयार की जाती हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें जीवों के अंदर कुछ सुधार करके एक नया रूप दे दिया जाए और उस रूप से उसका उत्पादन बढ़ जाए, कार्य क्षमता बढ़ जाए, तो उसको बोलते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हमने मटर का एक बता दिया। अब जैसे मान लीजिए आप बैगन देखते होंगे, आपने बैगन का नाम सुना होगा, बीटी ब्रिंजल, बीटे ब्रिंजल या बीटी बैगन बोलते हैं। तो बीटी बैगन क्या है, तो इसको बोलते हैं बैसिलस, बैसिलस थोरिनजेनेसिस, थोरिनजेनेसिस ब्रिंजल बोलते हैं। देखो बैगन में सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी क्या होते हैं, बैगन में कीड़े लग जाते हैं। ठीक है, सबसे जो कॉमन बीमारी है कि बैगन के अंदर कीड़े लग जाते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, बीटी ब्रिंजल बना दिया, जो कि बायोटेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है, जैव प्रौद्योगिकी से तैयार किया गया है। इसके अंदर एक बैक्टीरिया डाल दिया गया, बैसिलस थोरिनजेनेसिस। ये बैक्टीरिया क्या करेगा, अगर कोई जो है कीड़ा जाएगा तो उस कीड़े को क्या करेगा, इसका अगर वहां इन्फेक्शन करेगा तो बैसिलस थोरिनजेनेसिस जो बैक्टीरिया है उसके अंदर क्या काम करेगा कि उस कीड़े को वहां पनपने ही नहीं देगा, वहां कीड़े ही नहीं लगेंगे, उसमें कीड़े ही नहीं लगेंगे, और उसका उत्पादन क्या होगा, कई गुना बढ़ जाएगा। तो उत्पादन कई गुना बढ़ जाए और उसमें कीड़े न लगे, मतलब वो रेजिस्टेंट हो जाएगा, इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारे लिए क्या है, अच्छा है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें क्या है, इस टेक्नोलॉजी के डाल देने से क्या होगा, सेहत पर बहुत सारे निगेटिव असर पड़ेंगे। लेकिन सबसे खास बात ये होगा कि आप ये वाला बैगन अगर लगा दीजिए तो एक पेड़ हो सकता है कि 8-10 किलो बैगन रोज दे, और 30-40 बोरा तो दे ही देगा, एक बैगन से निकाल सकते हो। तो इसलिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आजकल कई सारे फील्ड में किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बायोटेक्नोलॉजी। दूसरा क्या है हमारा, ये भी बायोलॉजी के ब्रांच में ही आता है, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी, अब नैनो का मीनिंग क्या होता है, नैनो मतलब होता है बहुत सूक्ष्म चीज होती है, माइक्रो, बहुत सूक्ष्म चीज होती है। किसी वस्तु को अगर 10⁻⁻⁹ मीटर की रेंज में अगर कर दिया जाए तो वो हो जाती है नैनो। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, इसका इस्तेमाल ड्रग में भी होगा, दवाई बनाने में होगा, और आपको बता दें कि नैनो रोबोट तैयार करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। नैनो रोबोट से क्या होगा, ये शरीर के भीतर जाएगा, शरीर के भीतर जहां पर ऑपरेशन करना मुश्किल होता है वहां पर ये ब्लड के माध्यम से जाएगा, और वहां पर जो भी आपके ट्यूमर है, जो गांठ है, उस गांठ को क्या करेगा, आसानी से क्या कर देगा, कट कर देगा। और कट करने के बाद क्या होगा, वो ऑपरेशन करने में या शल्य चिकित्सा करने में सबसे ज्यादा भूमिका अपनाएगा। तो इसलिए नैनो टेक्नोलॉजी का मेडिकल के फील्ड में नैनो रोबोट बनाने में हो सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वाटर फिल्टर में किया जा सकता है।
वाटर फिल्टर। तो जो वाटर फिल्ट्रेशन करते हैं आरओ में, उस प्रोसेस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो फिल्टर होगा इसका साइज बैक्टीरिया से क्या होगा, छोटा होगा। बैक्टीरिया से अगर छोटा होगा इसका साइज, तो बैक्टीरिया के अंदर ये चला जाएगा, इसके अंदर जाएगा, और जाने के बाद क्या कर देगा, बैक्टीरिया को 100% मार देगा, बैक्टीरिया को क्या कर देगा, किल कर देगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, नैनो टेक्नोलॉजी यहाँ पर कारगर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बता दें बैक्टीरिया का साइज किस रेंज में होता है, एक बार बताएं सारे, बैक्टीरिया का साइज किस रेंज में होता है? बैक्टीरिया का जो साइज है, बैक्टीरिया का जो साइज है वो 10⁻⁻6 मीटर होता है। और जो नैनो वाला है उसका साइज कितना है, 10⁻⁹ मीटर है। तो बताइए साइज किसका छोटा हुआ? जो ज्यादा निगेटिव में होगा उसको वो साइज छोटा होगा। तो अगर कोई छोटी चीज है किसी बड़ी चीज में अगर जाएगी तो क्या करेगा, उसको पूरी तरीके से वो मार देगा। ठीक है, तो इसलिए बैक्टीरिया पूरी तरीके से मर जाएंगे। कोई भी खाने का सैंपल हो, पानी का सैंपल हो, दूध का सैंपल हो, बैक्टीरिया 100% मारे जाएंगे अगर जिस दिन ये नैनो टेक्नोलॉजी जो है सक्सेस हो जाएगी। ठीक है, अभी तो ये शुरुआती अवस्था में है। अब बैक्टीरिया की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। और इसके डॉक्टर को क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये उस समय हमने नहीं किया था। आप ठीक है बेटा, तो बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया के फादर कौन है, बैक्टीरिया की खोज किसने किया है, बैक्टीरिया की खोज किसने किया है, एक बार लिख के बताएं आप। मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, बैक्टीरिया की खोज किसने किया? तो ऑप्शन एक है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन ए। बी में है रॉबर्ट कोच, ठीक। और सी है इवानोवस्की, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ठीक है, ये आपको कमेंट में आपको बताना है कि बैक्टीरिया की खोज किसने किया और बैक्टीरिया के फादर कौन है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आगे है हमारा तो ये नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये भी क्या है, मेडिकल के फील्ड में आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा देखो हम लोगों ने कोशिश किया कि इतने सारे ब्रांचेज, इतने सारे यूनिट फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी कर लिया। और हमें उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा और करेंगे। तो हम लोग जो है फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब हमारी क्लासेस रेगुलर चलेंगी। ठीक है, तो रेगुलर आपका हफ्ते में 1 या 2 क्लासेस मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बेटा आप सारे लोगों को एक बार फिर धन्यवाद।